ओके, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह से एंड होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो बाइंड कर रहा था दोनों पार्टीज को, वो क्या होगा, इट विल नो लॉन्गर बाइंड द पार्टीज। और जो सबसे नॉर्मल तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, वो तरीका है कि दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करें, कि दोनों पार्टीज जो हैं मतलब दे कंप्लीट इट, मतलब कि नॉर्मल जो प्रोसेस है इट इज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, कि एक पर्सन ने कार सेल की दूसरे को, तो उसने कार की डिलीवरी दे दी, उसकी ऑब्लिगेशन थी, जिसने कार खरीदी उसने पेमेंट दे दी। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट यूजुअल प्रोसेस या नॉर्मल प्रोसेस या जर्नल मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके 6 तरीके हैं, वो हम आगे एक बार करेंगे कि कौन से 6 तरीके हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, ठीक है, रिलेटिंग टू दिस, एंड यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल टर्म्स। जो लीगल टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। एंड थर्डली, आप जो केस स्टडीज हैं या लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और केस स्टडीज को आप इवेल्युएट कर पाओ। ठीक है, उसमें क्या डिसीजन होगा एज पर व्हाट यू हैव स्टडीड, दैट यू शुड बी एबल टू डू। ठीक है, इसमें ये कुछ वो लीगल टर्म्स हैं। ठीक है, लीगल टर्म्स, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब ये एक दो टर्म्स इधर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, रेस्ट जब हम अभी आगे करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है वो इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हुई है। ओके, दैट इम्पॉसिबिलिटी विच हैज अकर्ड आफ्टर यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, या हम इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। सब्सिक्वेंट का वही मतलब हो गया सब्सिक्वेंटली, यानी बाद में, वंस यू हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट देन दिस पर्टिकुलर इम्पॉसिबिलिटी हैज अकर्ड। ठीक है, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया से सेल परचेज ऑफ कार, ठीक है, बट इन द मीन टाइम वो जो कार थी वो चोरी हो गई। ठीक है, अगर चोरी हो गई जब, तो फिर वो दूसरा पर्सन आपको डिलीवरी कैसे देगा। ठीक है, इन सम ऑफ द केसेस वहां पे क्या है कि ये जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ये एक्सक्यूज है। ठीक है, एक्सक्यूज है का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि मतलब कि दूसरे दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पर कुछ केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है ये एक्सक्यूज नहीं है। सो यू हैव अंडरस्टूड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मींस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, और नोवेशन, दिस आई विल डिस्कस ओवर हियर। नोवेशन, नोवेशन एन, ठीक है, सो द वर्ड एन इट स्टैंड्स फॉर न्यू आल्सो। ठीक है, तो नोवेशन का मतलब है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मींस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एंड देयर मे बी अ चेंज इन द पार्टीज आल्सो। ठीक है, कि पहले ए और बी के बीच में से कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच में हो गया है। सो दैट विल बी कॉल्ड एज नोवेशन। सो नोवेशन इज वेयर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसी में ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि बदलाव होना। ठीक है, चेंजेस होना, कि टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं उसको हम ऑल्टर कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और जब भी हम ऑल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज की इसके लिए सहमति होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन केस आप कोई छोटी मोटी ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, से आपके स्पेलिंग में एन लिखना रह गया था, तो एन को ऐड किया तो उसमें कोई म्यूचुअल कंसेंट की जरूरत नहीं है और उसको टेक्निकल सेंस में ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, बेसिकली तो वो करेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई अमाउंट लिखा था, ठीक है, फिगर्स में था और वो मतलब कि वो वर्ड्स में था कुछ, उसमें एक आदमी वो कहो कि वो कुछ हल्का फुल्का कोई एरर हो गया उसको वो करेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज ऑल्ट्रेशन। ठीक है, इन द टेक्निकल सेंस। तो इसी को आगे हम आगे एक बार देखेंगे, बाकी के टर्म्स आगे चैप्टर में आ जाएंगी। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का व्हाट इट एक्चुअली मींस। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया था कि जो दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो मतलब दोनों पार्टीज हैं कि उसमें वो एग्रीमेंट अब उनको वो बाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, व्हेन एन एग्रीमेंट which was binding on the parties to it ceases to bind them, the contract is said to be discharged। ठीक है, वो एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज को बाइंड करके रखा हुआ था, जोड़ के रखा हुआ था, वो इट्स नो मोर बाइंडिंग ऑन देम।
ठीक है, सीजेस का मतलब है स्टॉप्स। ठीक है, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके लिए बाइंडिंग नहीं है, तो तब क्या कहा जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एज डिस्चार्ज, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, सेकेंडली हम इसके अंदर देखें कि जो दोनों पार्टीज के इसका मतलब कि राइट्स थी, ऑब्लिगेशंस थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज हो रहे थे, वो जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं वो एक्सटिंग्विश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक है, देन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एज डिस्चार्ज, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। ठीक है, when the rights and obligations arising out of a contract are extinguished, ठीक है, extinguished means they are no more there, they have ended, ठीक है, the contract is said to be discharged. I think you have understood the meaning. Yes ma'am. ठीक है, रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ये 6 तरीके हैं जिसके द्वारा कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है। सो दीज आर द 6 मेथड्स। सो द फर्स्ट वन इज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही यूजुअल तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कार की सेल परचेज है, हाँ, तो कार की आपने डिलीवरी दे दी और दूसरे पर्सन ने डिलीवरी ले ली, ठीक है, और पेमेंट भी कर दी, तो दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन थी उसको परफॉर्म कर दिया, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ठीक है, ये है सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38। इसमें एक एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। इसमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या मीनिंग है? अटेम्प्टेड का मतलब है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है। जैसे कार की डिलीवरी देनी थी एक पर्सन ने, सेल परचेज कार की हुई, सो द पर्सन हैज टू गिव द डिलीवरी ऑफ द कार। ठीक है, उसने ऑफर किया कि मैं कार की डिलीवरी आपको देने के लिए कहाँ पे कार की डिलीवरी दूं। ठीक है, ए ने बी को कार बेची, ठीक है, तो ए ने बी से पूछा कि कार की डिलीवरी मैं आपको कहाँ पे दूं, ठीक है, पर बी उसे बता ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या है, ए हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। ए ने ऑफर दिया है परफॉर्म करने के लिए, अगर बी उसमें सहायता नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा, बता नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, ए जो है ये माना जाएगा कि उसने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की है, ठीक है, और वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट माना जाएगा और ए अकेला उससे डिस्चार्ज उसे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, और जो बी है उसके ऊपर आगे मतलब कहो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उस सब के ऊपर आगे चीजें मतलब कि वो मतलब कि कार्रवाई है, वो सब चीजें होएगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। अब हम एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है, सहमति के द्वारा म्यूचुअल, तो म्यूचुअल सहमति के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसी के द्वारा एग्रीमेंट के द्वारा ही, म्यूचुअल सहमति के द्वारा ही हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, इसी में वो नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, रिसिशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, ऐसे अलग अलग मेथड्स आएंगे, वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, नोवेशन हमने डिस्कस किया था, ऑल्ट्रेशन डिस्कस किया था, बाकी के जो मेथड्स हैं वो आगे हम पहुंचेंगे जब स्लाइड पे, देन आई विल डिस्कस दैट। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56। ठीक है, कि सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आपको क्या बताया, दैट इम्पॉसिबिलिटी विच इज अकर्ड व्हेंस यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद वो इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कई जगह पे आपको बताया था कि ये एक्सक्यूज है, यानी कि जब जहां पे ये एक्सक्यूज है तो कॉन्ट्रैक्ट को आपको नहीं परफॉर्म करेंगे तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। बट जहां पे ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूज नहीं है, वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका आप वो मतलब कि सहारा लेके आप कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि डिस्चार्ज नहीं कर सकते इन दोज केसेस। ठीक है, जैसे एक्सक्यूज किस तरह से हो सकता है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ए और बी मतलब कि बी से बहुत ही बड़ा रिनाउंड सिंगर है, ठीक है, और वो सिंगर को उसने अपने यहाँ पे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पे बुलाना था, और उसने उसे 15 तारीख को मतलब कॉन्सर्ट था, बट बिफोर मतलब कि उससे क्या हुआ कि वो जो सिंगर था, हाँ, कि उसको कोई बीमारी हो गई और जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अब हॉस्पिटलाइज होने की वजह से तो वो उधर आके नहीं कर सकता ना,
वहां पे कॉन्सर्ट में परफॉर्म. So this is the impossibility which has occurred after they have entered into a contract and it is an excuse. तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, बाकी डिटेल्स आगे करेंगे. बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, देन ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एज डिस्चार्ज. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को हमने पर्टिकुलर टाइम स्पैन में परफॉर्म करना है. इफ दैट टाइम इज ओवर, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा. देन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, कई जगह पे लॉ के द्वारा भी जो है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, ओके, डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो उस केस में कहाँ हो जाएगा ये डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे के कहो कि कोई जो पर्सन है दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी चले जाएगी ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास. ठीक है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर उसमें अब आगे उसको रिजॉल्व करेगा. वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. अब ऑफिशियल लिक्विडेटर देखेगा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज एक्सेट्रा, सारा कुछ देख दाख के प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करनी है एक्सेट्रा, दैट ही विल सी. ठीक है, इसी में आ जाता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स्थ मेथड है. ठीक है, तो ब्रीच का मतलब है ब्रेक. ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट का टूट जाना. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अगर टूट जाता है यानी कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है दे आर नॉट रेडी टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, इसी पॉइंट से रिलेटेड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जब ये कंप्लीट होएगा विल डू दैट इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि वही सारे पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का सबसे नॉर्मल तरीका आपको बताया था परफॉर्मेंस है. ठीक है, परफॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. फिर है कि जिस तरह से बनाया, एग्रीमेंट के द्वारा बनाया, एग्रीमेंट के द्वारा ही डिस्चार्ज करो. देन है कि सब्सिक्वेंट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद, तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम जितने में परफॉर्म करना था नहीं किया, गुजर गया, तब भी डिस्चार्ज होगा. ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा कि जो मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी डेथ हो गई, मर्ज मतलब कि उसकी इंसॉल्वेंसी हो गई एक्सेट्रा. देन इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड the first one we have discussed by performance, that is actual or attempted. ठीक है, इसी को इधर हम कर रहे हैं कि अगर मतलब कहो कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब को जेन्युइन तरीका से हमने डिस्कस किया कि तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें. कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या हो रही है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो रही है. ठीक है, तो हैप्पी एंडिंग के द्वारा उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं. सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यूली डिस्चार्ज्ड by both the parties, contract comes to a happy ending and nothing more remains. It is discharged or termination of contract takes place by due performance. ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं, जो दोनों पार्टीज ने करनी थी अपनी ऑब्लिगेशंस वो पूरी कर दी. सो नथिंग मोर रिमेन्स, तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई और कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन हो गई. लेकिन बट इफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अलोन परफॉर्म्स his performance, he alone is discharged. अगर एक पार्टी ही कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो परफॉर्म करती है, जैसे कार की डिलीवरी देनी थी, पेमेंट लेनी थी. ठीक है, कार की डिलीवरी देने वाले ने डिलीवरी देने के लिए मतलब एक्शन किया बट पेमेंट नहीं हो रही है, तो जिसने डिलीवरी दे दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, he alone is discharged and gets a right of action against the other party who is guilty of breach. और उसके पास क्या राइट आ जाएगा, राइट ऑफ एक्शन किसके अगेंस्ट, अदर पार्टी के अगेंस्ट, जो उसे नुकसान पहुंचा रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रही है, तोड़ रही है, उसके अगेंस्ट उसके पास राइट ऑफ एक्शन है. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिंसिपल एंड मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस में बी एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रिंसिपल का मतलब है मेन. ठीक है, एंड मोस्ट यूजुअल मतलब नॉर्मल तरीका है, जर्नल मोड है. परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है और अटेम्प्टेड भी हो सकती है. ठीक है,
तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड, कि जो तय समय है, जिस तरह से तरीका, मैनर जो प्रिस्क्राइब किया था उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे, देन इट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है कि एक पार्टी जो है वो अपनी मतलब ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वो ऑफर दे रही है परफॉर्म करने के लिए, इसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं या टेंडर टू परफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कि प्रॉमिसर अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए ऑफर दे रहा है प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, पर जो प्रॉमिसी है डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, वो उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उसने ऑफर दिया है, तो जिस पर्सन ने ऑफर दिया है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसने एक्सेप्ट नहीं की है परफॉर्मेंस वो गिल्टी ऑफ ब्रीच हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट लीगल रेमेडी जो ऑफर दे रहा था परफॉर्म करने के लिए वो ले सकता है। ठीक है, और ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। इट एक्सक्यूजेस द प्रॉमिसर फॉर फर्दर परफॉर्मेंस and entitles him to sue the promisee for the breach of contract। ठीक है, तो जब पर्सन ने टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दिया तो वो पर्सन जो है उसकी परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड को एक्चुअल के मतलब इक्वल माना जाएगा, और वो पर्सन जो है एक्सक्यूज उसे कर देंगे फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, और उसको क्या हक मिल जाएगा, एंटाइटल्ड किसके लिए होगा कि वो प्रॉमिसी के ऊपर अगर केस करना चाहता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो केस कर सकता है। ठीक है, a valid tender therefore it discharges the contract। ठीक है, सेकंड हमने जो पॉइंट किया था नोवेशन मतलब डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट वाला, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट में नोवेशन हमने किया था। नोवेशन का मतलब है जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा किसकी जगह पे, पुराने की जगह पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नोवेशन। और ऑल्ट्रेशन में हमने क्या कहा था, नोवेशन में ये भी हो सकता है कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बदल जाए। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट अब क्या किया, बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पार्टी पुरानी है बट बाकी पार्टी क्या है, न्यू है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज नोवेशन। इसे आगे और देखते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव होना कॉन्ट्रैक्ट की, वो मटेरियल टर्म्स हैं, जरूरी टर्म्स कंडीशन है, और दोनों पार्टीज इसको अपनी म्यूचुअल सहमति से, आपसी सहमति से चेंजेस करेगी। ठीक है, अदरवाइज एक पार्टी ने अपनी मर्जी से कोई चेंजेस ऐसे कर दिए जो मटेरियल टर्म्स कंडीशन से रिलेटेड हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। दूसरी पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहे अवॉइड कर सकती है। ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगा। रिसीशन का मतलब है बेसिकली कैंसलेशन, विथड्रॉ करना। ठीक है, कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था एज पर सेक्शन 64, और वो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कैंसिल कर देते हैं, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा हो सकता है, या कैसे हो सकता है, जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास राइट है, ठीक है, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल रिसाइंड होगा, जब कंसेंट क्या होगी, फ्री नहीं होगी। ये फ्री कंसेंट जब नहीं होती है तो वॉइडेबल होता है, तो वॉइडेबल में अगर वॉइड बनाना है यानी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है। इसी में अगला है रिमिशन। ठीक है, रिमिशन का मतलब है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेसर अमाउंट या लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इट मींस कि एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर अमाउंट और लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था उससे कम परफॉर्मेंस
कम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस या उससे कम अमाउंट, जैसे 5,000 पे करना था तो पर्सन ने 2,000 पे कर दिया, लेसर अमाउंट, तो ये माना जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज रिमिशन। ठीक है, इसी में आगे एक वेवर आएगा। वेवर का मतलब है कि अपने राइट को गिव अप कर देना। ठीक है, वेवर का मतलब है कि जो भी आपका उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर राइट है, आप उस राइट को गिव अप कर रहे हो। इसमें एक एग्जांपल है कि ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो बी की पिक्चर बनाएगा, पेंट करके देगा, हाँ, पर बी जो है लेटर ऑन मतलब कि उसको बनाने नहीं देता। तो इस केस में क्या है, अब ए जो है वो नो लॉन्गर मतलब कि ही इज नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ठीक है, तो उसका मतलब कि वो वेव ऑफ हो गया। उस केस में उसको पेंटिंग बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लास्ट इसके अंदर आता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन वाली टर्म्स जो हैं ये ज्यादातर वैसे इंग्लैंड में यूज की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लॉ से ये इंस्पायर्ड है हमारा ये वाला लॉ। तो अकॉर्ड का बेसिकली मतलब है द प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट इज ड्यू अंडर द, हाँ, उससे लेसर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना। और सेटिस्फेक्शन का बेसिकली क्या मतलब है, इट मीन्स द पेमेंट और द फुलफिलमेंट ऑफ द स्मॉलर ऑब्लिगेशन। ठीक है, कि स्मॉलर ऑब्लिगेशन जो है कि उसको फुलफिल करना। ठीक है, अकॉर्ड को बेसिकली जो है इंग्लिश लॉ में अनएनफोर्सिबल माना जाता है, पर अकॉर्ड के साथ अगर सेटिस्फेक्शन जुड़ जाती है तो उसे क्या करते हैं, देन उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें अगर कोई मतलब आपकी डाउट्स हैं, कुछ हैं, वो आगे आपकी और क्लियर हो जाएंगी। तो इसी को एक बार पढ़ते जाएंगे। Discharge by mutual consent or agreement, it is given under section 62 and 63 of Indian Contract Act 1872। ठीक है, तो इसमें है कि since a contract is created by means of an agreement, it may also be discharged by another agreement between the same parties in any of the following manner। कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया, तो ऐसे ही वही पार्टीज एक और एग्रीमेंट करके पुराने उसको कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इन मतलब कि कौन से तरीके हैं, नोवेशन। नोवेशन का मतलब है नया कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन अकर्स व्हेन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट से। ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज, या तो पार्टीज उसके अंदर सेम है, ए और बी ने पहले कोई एक किया था कॉन्ट्रैक्ट, उसको बदल के उन्होंने कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब कि जब बदल के कर लिया तो नया कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, पुराना नहीं होगा। ठीक है, वो पार्टी सेम हो सकती है ए और बी, और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, या पार्टीज इसमें बदल भी सकती हैं। कंसिडरेशन क्या है इसके अंदर, कंसिडरेशन है बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, द कंसिडरेशन म्यूचुअली बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। पर ये नोवेशन जो है ये जबरदस्ती नहीं की जा सकती, कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है। इसमें म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टीज की होनी बहुत जरूरी है। और ऊपर का पॉइंट ही आप देखो, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट ही है। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, कंपल्सरी नहीं हो सकती। इसमें क्या है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट है पर वो आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या एनफोर्सिबल नहीं है, लागू नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ और पुराना कॉन्ट्रैक्ट फिर एग्जिस्ट करेगा, रिवाइव रहेगा। यानी कि नया कॉन्ट्रैक्ट फिर आप नहीं परफॉर्म करोगे क्योंकि वो वैलिड नहीं है और लागू नहीं किया जा सकता। आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव करेंगे और उसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअल में परफॉर्म किया जाएगा। तो ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, हाँ, और उस केस में उसके बाद उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी सेम पार्टीज ने। लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया उसको राइटिंग में लिखना जरूरी था उसके ऊपर, या हम कहें कि वो कुछ रेवेन्यू स्टैम्प्स प्रॉपर लगनी जरूरी थी। हाँ, उन्होंने मतलब उसको राइटिंग में नहीं लिया स्टैम्प्स, तो फिर मतलब लगने की बात ही क्या रह गई। तो इसका मतलब है कि नया कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं किया जा सकता, तो नया नहीं लागू किया जा सकता तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच का वही वाला लागू माना जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर नाउ।